गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में अध्ययन किया था, अर्थात राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों को हम अध्ययन की दृष्टि से मुख्य रूप से 3 भागों में हमने बांटा था: काल्पनिक सिद्धांत, अर्धकाल्पनिक सिद्धांत और ऐतिहासिक सिद्धांत। कुल मिलाकर के राज्य की उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत हैं मुख्य रूप से 6 हैं और अध्ययन की दृष्टि से हम उनने 3 भागों में हमने उसको बांटा था। काल्पनिक में जैसा कि हमने पढ़ा दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है जिस पे आज हम अध्ययन करेंगे या आज हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे वो है सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत। अर्धकाल्पनिक में पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक, और तीसरा जो प्रकार है ऐतिहासिक एवं विकासवादी जो कि मैकाइवर और बर्गेस ने प्रस्तुत किया है। इनका हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम इस वीडियो में सबसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत, जिसमें हॉब्स, लॉक और रूसो का इसमें वर्णन करेंगे। समाज के द्वारा समझौते के आधार पर जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है उसे हम सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत कहते हैं। आपकी एग्जाम में यह 2 नंबर का सवाल आ सकता है कि किन्हीं 3 संविदावादी, इसको सामाजिक समझौतावादी भी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, और संविदावादी, संविदा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, संविदावादी विचारक भी आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। संविदावादी विचारक और या समझौतावादी विचारक दोनों एक ही टर्मिनोलॉजी है, तो आप इसमें लिखेंगे हॉब्स, लॉक और रूसो। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जे रूसो इसके 3 प्रमुख संविदावादी विचारक हैं। थॉमस हॉब्स एक हुआ, दूसरा है जॉन लॉक, तीसरा है जे रूसो, जीन जैक्स रूसो। ये तीनों विद्वान 17वीं और 18वीं शताब्दी, 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी के, हॉब्स 16वीं शताब्दी के हैं, ये 17वीं शताब्दी के हैं और ये 18वीं शताब्दी के हैं। तीनों ही विचारक हैं, जिसमें हॉब्स और लॉक तो हैं इंग्लैंड के और ये बेसिकली हैं फ्रांस के, लेकिन इनका जन्म हुआ था जिनेवा में। तो आज हम इस वीडियो में इस बात का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक समझौते के आधार पर एक राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। इन तीनों ही विद्वानों ने कल्पना के आधार पर समय काल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। आज हम बात करेंगे सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत के बारे में। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत जो कि मुख्य रूप से हॉब्स, लॉक, रूसो द्वारा प्रतिपादित किया गया है। हॉब्स, लॉक, रूसो से पहले भी इस सिद्धांत के बारे में अनेक विद्वानों ने जिक्र किया है। हम देखते हैं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है, मतलब इस राज्य का निर्माण या उत्पत्ति मानव ने करी है, न कि कोई ईश्वरीय है और ना ही कोई स्वाभाविक है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, पिछले टॉपिक्स में देखा है, पिछले सिद्धांतों में देखा, दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो राज्य को मानवीकृत संस्था न मान करके ईश्वरीकृत संस्था मानता है, जबकि सामाजिक जो समझौतावादी सिद्धांत है वो कहता है कि राज्य एक मानवकृत संस्था है, न कि ये ईश्वरीय और न ही ये स्वाभाविक है। अपने आप राज्य का निर्माण नहीं हुआ है। मानव ने अपनी समस्याओं का छुटकारा पाने के लिए, या दयनीय जो प्राकृतिक अवस्था थी उससे छुटकारा पाने के लिए मानव ने स्वयं राज्य का निर्माण किया है। अतः मनुष्य ने अपनी इच्छा के अनुसार राज्य का निर्माण किया है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना से पहले प्राकृतिक अवस्था और अराजनीतिक अवस्था थी, अर्थात इन तीनों ही विद्वानों ने मानवीय स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था
आदि का जिक्र किया है, आदि का वर्णन किया है, अपनी जो रचनाएं हैं उनमें इनका चित्रण प्रस्तुत किया है। जहाँ हॉब्स ने लेवियाथन नामक किताब लिखी 1651 ईस्वी में, और लॉक ने शासन पर 2 निबंध 1689 में, वहीं रूसो ने फेमस बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में। इन तीनों ही विचारकों ने अपनी अपनी प्रसिद्ध पुस्तकों में प्राकृतिक अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें किसी प्रकार की राजनीतिक सत्ता या कोई कानून नियम कानून को चलाने वाले उनको लागू करने वाली व्यवस्था नहीं होती है, अर्थात एक सभ्य समाज से राज्य के निर्माण से पहले की जो अवस्था है वो प्राकृतिक अवस्था कहलाती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना से पहले प्राकृतिक अवस्था और अराजनीतिक अवस्था की बात की गई है। इस सिद्धांत के विकास क्रम में भारत में महाभारत के शांति पर्व में इसका उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 16वीं शताब्दी में रिचर्ड हुकर ने भी इसके बारे में बात की है। रिचर्ड हुकर का कहना था कि आदिम अवस्था में अशांतिपूर्ण व संघर्ष में जीवन होने के कारण मनुष्य ने समझौते के द्वारा राज्य नामक संस्था का निर्माण किया है। हमारे भारतीय जो अर्थशास्त्री भी कह सकते हैं, कौटिल्य जो है, इनकी प्रमुख जो पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में इन्होंने जो राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत बताया है वो अनुबंधवादी बताया है, अर्थात सामाजिक समझौते के आधार पर कौटिल्य ने भी राज्य का निर्माण माना है। 16वीं शताब्दी के अंदर रिचर्ड हुकर भी प्राकृतिक अवस्था में अशांतिपूर्ण और संघर्ष में जीवन होने के कारण मनुष्य ने आपस में मिलकर के समझौता किया और राज्य की स्थापना की बात की है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हॉब्स लोग रूसो से पहले भी सामाजिक समझौतावादी विचारकों ने अपने विचार रखे हैं या राज्य की उत्पत्ति का आधार सामाजिक समझौता माना है। लेकिन 17वीं और 18वीं शताब्दी में इस सिद्धांत को, अर्थात सामाजिक जो समझौतावादी सिद्धांत है, इस सिद्धांत को एक सिस्टमेटिक रूप से हॉब्स लॉक रूसो ने व्यवस्थित रूप से इसको समझाने की कोशिश करी है। अतः इन्हें प्रमुख संविदावादी विचारक कहा जाता है। आपके एग्जाम में सवाल आ जाए कि किन्हीं 3 संविदावादी विचारकों के नाम बताइए, तो आप लिखेंगे हॉब्स, लॉक और रूसो। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जे रूसो, जीन जैक्स रूसो। इनके अनुसार राज्य की स्थापना से पहले प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन संघर्षपूर्ण था और किसी प्रकार की वहाँ कोई राजनीतिक संस्था या राजनीतिक सत्ता नहीं थी। अनेकों प्रकार की असुविधाओं से निजात पाने के लिए मनुष्य ने परस्पर समझौता कर राज्य का निर्माण किया। तो हमने देखा इन तीनों विद्वानों के अनुसार राज्य का निर्माण होने से पहले एक प्राकृतिक अवस्था थी और वो प्राकृतिक अवस्था ऐसी अवस्था थी जिसमें किसी प्रकार की कोई राजनीतिक सत्ता नहीं थी। नियम कानून को बनाने वाले, उनको लागू करने वाले, और अगर कोई नियम कानून का पालन नहीं करे तो न्याय देने वाली संस्था का अभाव होने के कारण व्यक्तियों ने आपस में मिलकर के एक सामाजिक समझौता, समाज के मध्य समझौता किया और अपने हिसाब से मानवीकृत राज्य का निर्माण किया। हॉब्स लॉक रूसो द्वारा विवेचित सामाजिक समझौता सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से बताई जा सकती हैं। जैसे राज्य एक मानवीकृत संस्था है, यह न तो ईश्वरीय है और न ही नेचुरल है, स्वाभाविक है। इसका मतलब यह हुआ कि मानव ने अपनी आवश्यकता के अनुसार इस राज्य नामक संस्था का निर्माण किया है। यह कोई ईश्वर की देन या अपने आप ऑटोमेटिक क्रमिक विकास नहीं है। राज्य से पूर्व मानव प्राकृतिक अवस्था में रहता था और ये प्राकृतिक अवस्था असहनीय थी, संघर्षशील थी, कष्टकारक थी। इससे छुटकारा पाने के लिए मनुष्य ने आपस में समझौता किया और राज्य का निर्माण किया। प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य ने पारस्परिक या आपस में समझौता कर समाज का निर्माण किया और वो समाज जो संप्रभु होगा वो राज्य का निर्माण करेगा। प्राकृतिक अवस्था हॉब्स जो मानता है वो अराजक मानता है, संघर्ष में मानता है, भयंकर
लोक और रूसो ने शुरू में तो यह अवस्था शांति में दिखाई देती है, लेकिन बाद में कुछ कारणों से जैसे स्वार्थ और संपत्ति का उदय होने की वजह से ये स्थिति वापस हॉब्स जैसी बन जाती है, अर्थात संघर्ष में स्थिति बन जाती है। एक व्यक्ति हर व्यक्ति का दुश्मन हो जाता है, आपस में हमेशा युद्धरत रहता है। तो ऐसी दयनीय स्थिति छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों ने समाज के मध्य एक समझौता किया और उस समझौते का नाम हुआ सामाजिक समझौता, और उस प्रकार से धीरे धीरे आगे चलकर राज्य का निर्माण इन्होंने किया। अब इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं। राज्य बेसिकली इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित मुख्य रूप से 6 सिद्धांत हैं, और उन सिद्धांतों में सबसे प्राचीनतम जो परंपरा का सिद्धांत है वो देव्योत्पत्ति का सिद्धांत। उस सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता में आज्ञा पालन की आदत का विकास हुआ, कि राजा की आज्ञाओं का पालन करना जनता का परम कर्तव्य है, परम दायित्व है। इसका आज्ञा पालन का उदय हुआ। अब और सबसे सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो है ऐतिहासिक एवं विकासवादी। उस सिद्धांत के अनुसार मैक्याइवर और बर्गेस कहते हैं कि राज्य का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि निर्माण किसी वस्तु का होता है, राज्य कोई वस्तु नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है जिसका निर्माण होगा। राज्य एक संस्था है जिसका कर्मिक विकास हुआ है। तो आलोचना हम इस सिद्धांत की करना चाहेंगे। सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत की आलोचना, जो पहली आलोचना है वो ये है कि राज्य विकास का परिणाम है, न कि निर्माण का। अर्थात राज्य का धीरे धीरे कर्मिक विकास होता है। जो हम वर्तमान में राज्य देख रहे हैं, पब्लिक वेलफेयर स्टेट, इस राज्य को बनने में काफ़ी लंबा अरसा लगा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्य का विकास होता है, न कि निर्माण होता है। प्राकृतिक अवस्था की जो कल्पना करी है इन तीनों ही संविधानवादी विचारकों ने, वो गलत है। इन तीनों ही विचारकों ने अपने समय के शासकों को सही साबित करने के लिए इस प्रकार की कल्पना की है। राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, न कि ऐच्छिक। एकाएक राजनीतिक चेतना की उत्पत्ति कैसे संभव हुई? अर्थात हम ये कह सकते हैं इसमें कि जब प्राकृतिक अवस्था में जो स्थिति थी मानव की दयनीय थी, तो संघर्ष में थी, आपस में एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, झगड़ालू थे, ईर्ष्यालु थे। वो 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में ही कैसे उनके अंदर एक राजनीतिक चेतना का विकास हुआ और उन्होंने राज्य का निर्माण कर लिया। अतः हम ये कह सकते हैं कि इतनी जल्दी ये संभव नहीं है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये जो सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत है वो केवल और केवल कल्पना पर आधारित है, और अपने समय के शासकों को सही साबित करने के लिए इन्होंने अपनी बुक्स में ऐसा चित्रण किया है। राज्य, समाज और सरकार, इन तीनों ही विद्वानों ने राज्य, समाज और सरकार में अंतर नहीं किया, जबकि वर्तमान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में या वर्तमान शासन व्यवस्थाओं में राज्य, सरकार और समाज तीनों ही अलग अलग शब्दावली है। इन तीनों में काफ़ी अंतर है। जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था राज्य की उत्पत्ति से संबंधित, तब मैंने आपको बताया था कि राज्य पॉलिटिकल साइंस में देश कहलाता है, सरकार एक राज्य का भाग है, और समाज राज्य और सरकार से एक पूर्ववर्ती अवस्था है। समाज पहले से ही था। समाज की सदस्यता लेना जरूरी नहीं है, जबकि राज्य की सदस्यता लेना जरूरी है, अनिवार्य है। यह अंतर हमने पहले ही वीडियो में देख लिया है। अब चूंकि इसकी कुछ आलोचनाओं के साथ साथ इस सिद्धांत की अपने आप में कुछ इम्पोर्टेंस भी है, महत्व भी है। सबसे बड़ा जो इसका महत्व है, इम्पोर्टेंस है, वो है जन सहमति। जन सहमति के आधार लोकतंत्र के विकास में बहुत सहायक सिद्ध होती है और होती आई है और होती रहेगी। तो जॉन लॉक ने पब्लिक कंसेंट का जो कंसेप्ट दिया वो इस सिद्धांत की देन मानी जा सकती है, क्योंकि लॉक को उदारवादियों का जनक भी कहा जाता है। लॉक ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जन प्रतिनिधित्व जो बिल है और जो प्रतिनिधि सरकार की बात की है, जो वर्तमान में हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं, वो लॉक की ही देन है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अंदर पब्लिक कंसेंट, जन सहमति के आधार पर लॉक कहता है कि 2 प्रकार के समझौते होंगे, एक जनता के मध्य होगा और दूसरा जनता और शासक के मध्य होगा। और 3 प्राकृतिक अधिकार हैं। उन 3 प्राकृतिक अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का जो अधिकार है, लॉक जो है वो ब्रिटिश एक संविधानवादी विचारक है,
इन्होंने जन सहमति के आधार पर शासक को मर्यादित राजतंत्र की बात करता है और जन सहमति के आधार पर शासक अपना शासन कार्य कर सकता है। शासन कार्य शासक कर सकता है, ये इनके जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें ऐसी बात की गई है। अब लॉक ये कहता है कि मनुष्य को 3 प्राकृतिक अधिकार मिले हुए हैं। नंबर 1, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि लॉक के अनुसार 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात की है, वो उन 3 प्राकृतिक अधिकारों के नाम बताइए। जीवन जीने का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, और नंबर 3 और सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति का अधिकार। अगर शासक जो समझौता किया है समाज और शासक के मध्य, उसमें शर्त रखी गई है कि अगर शासक जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार की अगर रक्षा नहीं कर पाता है, अगर इसकी रक्षा शासक नहीं कर पाता है, तो जनता को विद्रोह या क्रांति करने का अधिकार है, अर्थात उस शासक को हटाने का अधिकार है, उसकी जगह जन सहमति के आधार पर अन्य दूसरे शासक को निर्वाचित या चुना जा सकता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के आने के बाद में जन सहमति का जो कंसेप्ट है वो उभर कर सामने आया और वर्तमान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के लिए जन सहमति का जो कंसेप्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दैवीय सिद्धांत का इन्होंने खंडन किया। इस सिद्धांत के आने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आई वो यह है कि राज्य को दैवीय कर संस्था नहीं है बल्कि एक मानवीय कर संस्था है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत ने दैवीय सिद्धांत का खंडन किया। संप्रभुता जो कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, पहली बार इस समझौतेवादी सिद्धांत में उल्लेख हुआ। जैसा कि हम इसमें समझने की बात यह है कि संप्रभुता जो कि राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक राज्य के 4 महत्वपूर्ण एलिमेंट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है निश्चित भूभाग, कि एक राज्य का निश्चित भूभाग होना चाहिए, उस भूभाग के ऊपर जनसंख्या का निवास होना चाहिए, उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सरकार होनी चाहिए, और सरकार भी कैसी होनी चाहिए, संप्रभु, अर्थात वो किसी के अधीन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सॉवरन होनी चाहिए, संप्रभुता उसमें निहित होनी चाहिए। और राज्य का जो संप्रभुता नामक गुण है वो राज्य के प्राण है, इसके बगैर हम किसी राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। तो राज्य में जो प्राण है, प्राण वायु का जो रूप है वो है संप्रभुता। तो इन तीनों ही विद्वानों ने संप्रभुता का जो जिक्र किया है, इस आधार पर कह सकते हैं कि संप्रभुता का जो कंसेप्ट है इन तीनों ही विचारकों के आधार पर निकलकर सामने आया है। वैसे संप्रभुता का एक सिस्टेमेटिक चैप्टर भी है आपके, वो हम आगे अध्ययन करेंगे। जीन बोंदा जो कि फ्रांसीसी विद्वान हैं, उन्होंने संप्रभुता का बहुत अच्छा वर्णन प्रस्तुत किया है। तो हॉब्स ने निरंकुश संप्रभुता, लॉक ने राजनीतिक संप्रभुता और रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन किया है। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि हॉब्स ने किस प्रकार के संप्रभुता का समर्थन किया है, लॉक ने किस प्रकार के संप्रभुता का समर्थन किया है और रूसो ने किस प्रकार के संप्रभुता का किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आप अपनी नोटबुक के अंदर सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति सिद्धांतों का सविस्तार वर्णन करेंगे। ये आपका असाइनमेंट यही होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।